जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट मिला था तो उसको जो है एक सर्कल में डॉट के फॉर्म में, कार्बन एटम मिला था तो हमें किस यूनिट में मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, उसके बारे में भी। यूनिट मतलब जैसे आप मीटर यूज करते हो, किलोमीटर यूज करते हो, these are the concept डेवलप हो गए, हमने यूनिट से नाम चेंज कर दिया, दैट इज यूनिफाइड मास। अब 1961 का कहानी ये है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और काफी कुछ चीजें हम लोगों ने एटम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात है कि एटम को हमें अच्छे से विजुअलाइज करना है। हम लोग डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ लिए, बट ये विजुअलाइजेशन भी जरूरत है, तो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं आगे। व्हाट इज एटम? सो काफी कुछ डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन तो निकल गया कि ये जो है इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का आप कह सकते हो ये जो है एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है, यही अरेंज होके इन सच अ वे एक मैटर फॉर्म करता है। और मैटर के बारे में जानते हैं कि हो सकता है वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, और जो भी हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अब बात आती है कि एटम है कितना बड़ा, क्योंकि विजुअलाइज तो तभी होगा ना जब हम चीजों को देखेंगे, समझ पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ शब्द से तो चलेगा नहीं। तो हम लोग बात करते हैं एटम कितना साइज में, कितना कैसा हो सकता है। तो एटम की साइज की अगर बात करें, मान लो ये एक एटम है, तो हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप एटम को ऐसे देख तो सकते हो नहीं, तो इमेजिन ही करना है। तो मान लो ये हमारा एक एटम है, मैं इसको एक्सिस भी दे दे रहा हूं अभी के लिए, सिर्फ फील करने के लिए आपको मैं एक्सिस दे रहा हूं। एक ठीक है, तो ये मान लो मेरा एक एटम है, बट मुद्दा यही है आप विजुअलाइज तभी कर पाओगे जब आप इसको इमेजिन कर पाओगे। तो सिंपल बात यह है कि आप इसे देख तो सकते हो नहीं हो सिंपल आंखों से, बट विजुअलाइज करते हैं। सपोज एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल का साइज कितना हो सकता है? हमारे पास एक रेफरेंस है, एटलीस्ट हम सभी एक चीज से तो अवेयर है कि 1 मीटर कितना होता है। तो मैंने जो एज्यूम किया देयर इज अ 1 मीटर साइज, एक एज्यूम किया मैंने इसको 1 मीटर साइज। रीजन ये है कि जो चीज हमें पहले से पता रहती है, हम हमेशा जो है चीजों को रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर कितना होता है बहुत अच्छे से। तो मैंने क्या किया, एप्पल को विजुअलाइज करने के लिए मैंने कहा एप्पल का जो साइज है वो अगर मैं इसको 10 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में मैंने 1 मीटर को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो जो 1 एप्पल का रेडियस साइज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन। मींस अगर 1 मीटर में इस साइज को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एप्पल का साइज। सी वी आर टेकिंग 1 मीटर एज ए रेफरेंस। क्यों रेफरेंस ले रहे हैं? क्योंकि इसका आइडिया हमारे पास पहले से है, 1 मीटर का आइडिया हमारे पास पहले से है इमेजिनेशन में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड, जो सैंड होता है रेत, उसका साइज कितना होगा? तो सेम 1 मीटर का अगर मैंने रेफरेंस लिया, सेम 1 मीटर का मैंने रेफरेंस लिया, इसको करना है 10,000
10⁴ पार्ट्स में डिवाइड करो। इस 1 मीटर को 10⁴ पार्ट में डिवाइड करो। आई नो ये इम्पॉसिबल है आपके लिए, बट इस चीज को आप समझो, पहले फील कर लो कि इसका साइज क्या। मैंने 1 मीटर को ही 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो 1 पार्ट होगा, इस 10,000 पार्ट का जो 1 पार्ट होगा वो है सैंड का, एक जो रेत का एक जो पार्टिकल होता है, एक सैंड का, उसका रेडियस। क्या? रेडियस। इसी तरह से हम लोग वाटर से फेमिलियर हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1H2O मॉलिक्यूल का। इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज अगेन मैंने इसी डिफरेंस को लिया, 1 मीटर को, इस 1 मीटर को इस बार 10⁹ के पार्ट में डिवाइड करो, 10⁹ के पार्ट में डिवाइड करो। अगर मान लो आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है तो आप सोचो लगभग 1000 लाख पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब आप उसका इतना पार्ट डिवाइड कर लोगे तो इसका एक पार्ट ही क्या है? साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह से जब मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को फिगर आउट करना है तो हाइड्रोजन क्या है हमारा? ये एक एटम है, हाइड्रोजन एक तरीके का हमारा एटम है। तो ये इसका साइज, इसका अगर मुझे साइज फिगर आउट करना है, इसका रेडियस कितना है, तो अगेन 10⁻10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, लगभग हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन एटम का साइज। अब ये वाकई में बहुत छोटा है, इसको आप देखना तो इम्पॉसिबल, आप ऐसे तो देख ही नहीं सकते। इसके लिए आज के टाइम में मॉडर्न टेक्निक इतना डेवलप हो गया है कि हम इसको मैग्नीफाई करके जो है देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके के मैग्निफिकेशन है, जैसे कि एक बड़ा ही फेमस है इलेक्ट्रॉन का यूज करके मैग्नीफाई करना। तो उससे जो है ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों को देख सकते हैं। अब देखो, देखने के लिए जैसे कोई भी चीज आप देखते हो, सोच के देखो, कोई भी चीज आप देखते हो वो तभी देखते हो जब उस पर हिट करने के बाद लाइट आपकी आंखों में पड़ता है। तो इन साइज को भी, मान लो इसका कुछ भी साइज है, तो इस साइज के ऊपर लाइट का जो वेव होना चाहिए, अगर मान लो लाइट का जो वेव होना चाहिए वो इस पे टकरा के फिर वापस जाना चाहिए ना। दैट इज द रीजन हमें इसके साइज से भी छोटा वेवलेंथ वाला चाहिए, जिसके पास छोटे वेव्स हो, स्मॉल वेव्स, जो दैट इज द रीजन हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह का यूज करते हैं, गामा रेस का भी यूज कर लेते हैं। तो खैर वो आगे की बात है, अभी इसको समझते हैं। तो जब बात करते हैं हम लोग एटम में, एटम के विजुअलाइजेशन में, तो ये साइज बड़े छोटे हो जाते हैं। हमें पता है मीटर बेसिकली, और आप जो है डील करोगे केमिस्ट्री में, लगभग मान लो, अगर मान लो मुझे इसके बारे में इसको बोलना है कितना साइज है, तो ये मैं बोलूंगा 1/10⁻10 या 10⁻−10 मीटर, इस तरीके से बोल सकता हूं। तो जो हमारा केमिस्ट्री में बेसिक साइज आप देखोगे तो वो दिखेगा लगभग 10⁻6 से लेकर, मोस्टली -6 से लेकर 10⁻−15 तक। इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी बड़ा भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बेसिक बात है। तो जैसे ये डेटा अगर मैं बात करूं, 10⁻6 मीटर को आप क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, दैट इज μm। सेम 10⁻−9 मीटर को, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आपको देखने को आगे मिल सकता है, इसको बोलते हैं नैनोमीटर, नैनोमीटर nm, यानी कि rather than 10⁻9, यानी कि अगर मैं कहूं व्हाट इज द साइज ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो मैं बोलूंगा 1 नैनोमीटर रेडियस है इसका, ऑलमोस्ट
1 नैनोमीटर रेडियस। इसी तरह से 10 पावर -10 मीटर को हम लोग बोलेंगे एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, A की पावर 0 10। सेम 10 पावर -12 दैट इज पिकोमीटर, पिकोमीटर, एंड 10 पावर 15 -15 जो है फेम्टोमीटर। खैर ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, अभी आपको बस ये इमेजिन करना है कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज कितना छोटा है। ठीक है, हम लोग कंपेयर भी कर लिए। अब बात आती है जब इसके विजुअलाइजेशन में जब रिसर्च हो रहा था तो इसको कैसे सिंबलाइज किया गया। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को, खासकर 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब क्या है 1800 समथिंग, इस टाइम से जो है एलिमेंट वगैरह का खोज करने का एक तरीके से बहुत रेस चल रहा था। तो धीरे धीरे एलिमेंट्स का फिगर आउट हो रहा था। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन, जब जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जॉन डाल्टन ने जो भी एलिमेंट्स मिलते थे उनको सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की। सिंबल्स कैसा, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट मिला था तो उसको जो है एक सर्कल में डॉट के फॉर्म में, कार्बन एटम मिला था तो एक लाइट डार्क, जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक, लाइट डार्क के फॉर्मेट में। इसी तरीके से जब फास्फोरस एलिमेंट मिला, एटम मिला, तो उसको उन्होंने एक अलग ही सिंबल दिया। तो शुरू में जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम, एलिमेंट के जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स थे बेसिकली, उनको अलग अलग सिंबल के हेल्प से प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता बहुत सारे एलिमेंट्स जो है फिगर आउट होने लगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एटम्स फिगर आउट होने लगे। तो इसके कारण जो है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। इसको मैं मिटाता हूं, उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो जॉन डाल्टन ने जो भी नए एटम्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंबल्स को सजेस्ट किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था नए नए एलिमेंट्स फिगर आउट हो रहे थे, नए नए एटम्स फिगर आउट हो रहे थे, इसलिए सिंबल्स जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो फिर एक नया, देखो जॉन डाल्टन जो है वो 1808 के आसपास अपने आइडियाज को दिए थे। फिर इसके बाद आता है एक नया सिस्टम जिसको बोला जाता है बर्जीलियस सिस्टम। ये आता है 1813 एंड 14 में। अब ये बेसिकली क्या थे, ये जो है बर्जीलियस बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, जॉन जैकब बर्जीलियस, स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन के केमिस्ट थे। इन्होंने सजेस्ट किया कि देखो नए नए जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं, उनमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो बेहतर है आप अल्फाबेट के बेसिस पे, अल्फाबेट का यूज करके उनका नाम रखो, ठीक है। और उसमें भी ये नियम फॉलो करो कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो अगर, तो फर्स्ट लेटर यूज कर लो, उसका फर्स्ट लेटर यूज कर लो। अगर सेकेंड टाइम यूज हो रहा है तो एक बार तो वो लेटर यूज हो चुका है, तो फर्स्ट लेटर जो है अपर के, यहां पे तो अपर केस ही रहेगा, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में, तो फर्स्ट जो है वो कैपिटल रखो कैपिटल लेटर में, और दूसरा जो है लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, अच्छा इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट पहले जो है फिगर आउट हुआ होगा। हाइड्रोजन H रखा गया नाम, बाद में हीलियम का भी खोज हुआ, तो फिर H और E रखा गया। तो इन्होंने एक मेथड सजेस्ट किया कि रेदर देन आप सिंबल यूज करने के बजाय बेहतर है कि आप अल्फाबेट यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
पहले का जो ओल्ड मेथड था नाम रखने का, वो था प्लेस का यूज होता था, कि जहां पर भी वो एलिमेंट ढूंढा गया उसके बेसिस पे उसका नाम है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर का नाम रखा गया साइप्रस के बेसिस पे, साइप्रस के बेसिस पे सिंबल रखा गया। इसी तरह से स्कैंडियम एक एलिमेंट है, ठीक, एटॉमिक नंबर शायद 21 है, तो इसको कहां के बेसिस पे? स्कैंडिनेविया के बेसिस पे। साइप्रस बताओ जरा कहां पे है साइप्रस और स्कैंडिनेविया के बारे में। स्कैंडिनेविया के बेसिस पे इसका नाम रखा गया। ऐसे पोलोनियम पोलैंड के बेसिस पे। तो एक तो प्लेस का सिंबल, प्लेस के बेसिस पे जो है नए नए एटम्स के नाम रखे गए, एलिमेंट्स के नाम रखे गए। दूसरा कलर के बेसिस पे, जैसे गोल्ड का अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला AU, इंग्लैंड में येलो कलर को उस समय ऑगम बोला जाता था। तो उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया। इसी तरीके से क्लोरीन ग्रीक लेटर में जो क्लोरीन था, मतलब इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर मान लो अल्फाबेट यानी कि जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है वो खत्म हो जाए तो आप लैटिन भी यूज कर सकते हो, लैटिन नेम यूज कर लो, लैटिन या फिर ग्रीक नेम। तो ग्रीक में जो है क्लोरीन बेसिकली ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता था। क्लोरो करके जो भी इनका नाम होगा ग्रीक में। ऐसे ही सेम आयोडीन का नाम ये भी ग्रीक के बेसिस पे जो है यहां पर ये वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता था, वायलेट कलर को। तो ये कलर के बेसिस पे हमने क्या किया, इनके नाम रख दिए। बाद में फिर 1990 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि ठीक है तुमको नाम जो भी सजेस्ट करना करो, क्योंकि दिक्कत ये था ना कि कई सारे साइंटिस्ट जो है अलग अलग जगह पे सर्च आउट कर रहे थे। अब उसमें ये था कि मैंने पहले खोज किया तो मेरे कंट्री के नाम पे पढ़ना चाहिए, तो उनमें एक तरीके से कहीं ना कहीं लफड़ा होने लगा। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC। ये बना 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इनका काम क्या रहता था, ये किसी भी एलिमेंट का नाम डिसाइड करना, सिंबल डिसाइड करना। सिंबल क्या है, जैसे H क्या है, ये सिंबल है, He सिंबल है, तो सिंबल डिसाइड करना और इसके अलावा यूनिट भी डिसाइड करना कि हमें किस यूनिट में मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, उसके बारे में भी। यूनिट मतलब जैसे आप मीटर यूज करते हो, किलोमीटर यूज करते हो, दीज आर द यूनिट्स। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने का काम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने किया, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में IUPAC। कब हुआ था, 1919 में। कहां पे इनका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। खैर इतना इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं, अभी बस वो मेथड समझो जिसके हेल्प से हम लोग जो है अपने एटम को समझ रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो एटॉमिक मास, जॉन डाल्टन की थियरी में हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गया। जॉन डाल्टन ने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, या एटम भी कह लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक यूनिक मास है, यूनिक मास। ये हम लोग पोस्टुलेट में डिस्कस किए हुए हैं भाई। सो सबका जो है
यूनिक फिक्स मास है, और यही फिक्स मास सारे एलिमेंट का यही डिसाइड करता है इसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये किस तरीके का बिहेव करेगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये किस तरीके से, मतलब हाउ इट विल फॉर्म, मीन्स वे टू फॉर्म कंपाउंड, किस तरीके से बनाएगा, किससे बनाएगा, ये भी फिक्स है। तो समहाउ अगर मैं इस यूनिक मास को कैलकुलेट कर लूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एलिमेंट बार बार क्यों कह रहा हूं, हमें एक फंडामेंटल बात पता है कि कोई भी एटम जो है सिंगल एग्जिस्ट करना, बहुत कम एटम जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज वो कंबाइंड फॉर्म में ही जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम का मास जो है, एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सिंगल में तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ज्यादातर एटम्स जो है वो क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया, अभी हम लोग जॉन डाल्टन के लेवल पे बात कर रहे हैं। एक नया कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या, आप समझो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये एक इतना जनरल कंसेप्ट है, हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होता है, ठीक है। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे मम्मी है घर पे, उन्होंने कहा कि बेटा उस कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है, लेके आना। अब आप गए उस कमरे में, ढूंढने लगे, तो मम्मी ने बोला कि, आपने पूछा कि मम्मी कहाँ पे रखा हुआ है, तो आपने मम्मी बोली कि जो है, जो राइट साइड वाला टेबल है ना, उसको थोड़ा सा साइड में देख, तुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने एक रेफरेंस दिया, एक रिलेटिव, एक रिलेशन दिया कि तू टेबल के पास देख, तो इससे इजी वे से फिगर आउट हो गया। तो ऐसे ही हमें एक एटम का रेफरेंस लिया गया, इस एक एटम के रेफरेंस में के बेसिस पे अदर को डिफाइन किया गया, उसके वेट को डिफाइन किया, और जो भी उसका वेट बनता था इसके रेफरेंस में, उसको हम लोग बोल देते थे एटॉमिक मास। क्योंकि ऐसा कोई फिक्स कोई वो था नहीं, तो हमने एक सिंपल टर्म दे दिया उसको, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। तो इसका एग्जांपल जैसे आप समझो, इसका एग्जांपल ये है, हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो हमें दे रहा है 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड, 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गया कि 3 ग्राम को 4 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर मैं बोलूं 1 ग्राम ऑफ कार्बन को कितना चाहिए, वो चाहिए मुझे 4.4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है इज इक्वल टू 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। या मैं इसको अदर वे से ये भी कह सकता हूं 1.33 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन वेट। ऑक्सीजन के मास का 1.33 टाइम्स है। अब इसको फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज करो, कहने का मतलब क्या है। देखो कार्बन का जो एटम है, अगर आप कार्बन देखोगे तो ये अकेले भी एग्जिस्ट करता है, अकेले इन सॉलिड फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एटम तो मुझे मिल गया, पहला चीज। तो मेरे पास कार्बन का एटम का वेट, एटॉमिक मास इसका मुझे पता है, इसका वेट मुझे पता है, वट एवर मास इज, इसका जो भी मास है मुझे पता है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट कर लिया है। अब जैसे मान लो आपके पास एक वेट पता है, अब मैंने पूछा कि ऑक्सीजन का वेट बताना तो जरा, तो आप बोले अच्छा तुझे कार्बन का वेट पता है ना, हाँ उसका 1.3 कर दे,
जो भी तुझे कार्बन का, उसका 1.3 टाइम्स ऑक्सीजन का वेट हो गया। इस तरीके से जो है टेकिंग कार्बन एज ए रेफरेंस लेते हुए हमने जो है ये फिक्स किया। बट एक इसमें समस्या था। इसमें समस्या ये था कि ज्यादातर जो वैल्यूज आ रहे थे, जितने भी हम लोग, क्योंकि देखो कार्बन जो है लगभग कई सारे एलिमेंट के साथ जो है कंबाइंड होता है, दैट इज द रीजन इसका रेफरेंस लिया गया। अब इसके जो वैल्यूज आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज इन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कारण जो है बड़ा ही प्रॉब्लम होता था, तो हमें चाहिए था होल नंबर में। सो वी वांट होल नंबर। तो हम लोग आगे डेवलप किए मेथड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टेकन एज ए रेफरेंस। ऑक्सीजन एज ए, जैसे कार्बन लिए वैसे ही ऑक्सीजन एज ए रेफरेंस। अब जब ऑक्सीजन एज ए रेफरेंस लिए तो इसमें समस्या ये आ गया कि 1912 में आइसोटोप का खोज हुआ। होता क्या था कि इसमें जो है जब हम लोग ऑक्सीजन के रेफरेंस में चीजों को वेट करते थे तो उसमें वेरिएशन बहुत आने लगता था, पॉइंट्स में आते थे वैल्यू। इसलिए आप जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनके वेट जो है पॉइंट्स में थे ऑक्सीजन के रेफरेंस में। तो 1912 में कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप डेवलप किया गया। कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप जो डेवलप किया गया, आइसोटोप का मतलब क्या है? आइसोटोप हमें बताता है कि कोई भी एक एटम है, उसके अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताता है कि अगर तुम्हारा न्यूट्रॉन चेंज हुआ, मींस डिफरेंट हुआ, तो वो होगा तो वही। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 16 यानी कि 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। लेकिन यही आप ऑक्सीजन 17 को देखोगे तो इसमें 8 प्रोटॉन तो है ही, क्योंकि जो फिक्स कैरेक्टर और नाम डिसाइड होता था प्रोटॉन के बेस। तो ऑक्सीजन का तो 8 है, लेकिन तुम्हारा न्यूट्रॉन तुमको 9 मिलेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन 18, 8 प्रोटॉन है ही, 10 न्यूट्रॉन। और ये हमेशा किस फॉर्म में मिल रहे हैं? कंबाइंड फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में मिल रहे हैं। दैट इज द रीजन हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे गलत वैल्यूज भी मिल रहे थे मिक्सचर के फॉर्म में मिलने के कारण। इसीलिए हमने एक अलग, अब यहां पे जब ये आ गया ना कि हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स आ गया, आपका सिर्फ अकेले कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, इसके भी आइसोटोप्स होते हैं। तो यहां पे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहने के बजाय हमने क्या कंबाइन करने लगे, हम लोग टर्म यूज करने लगे यूनिट एज ए यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास कहने का मतलब क्या है? हमने क्या किया, जैसे मान लो ऑक्सीजन जो है आपके यूनिवर्स में मान लो 50% है, ये जो है मान लो 30% है। एग्जांपल के लिए, एग्जैक्ट बिल्कुल भी ये पूरी तरीके से गलत डेटा है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए 30% और ये मान लो 20% है। तो इन सब का इसके बेसिस पे सारे वेट को कंबाइन करना और फिर रेफरेंस लेना चीजों को मेजर करने के लिए। रेफरेंस ऐसे ही लेंगे, जैसे हमने कार्बन का डिसाइड कर लिया, कार्बन के बेसिस पे हमने रेफरेंस लिए, तो उसको फिर यूनिट दिया गया यूनिफाइड मास, और उसको जो सिंबल दिया गया यू। सो अर्लियर इट वाज एएमयू। 1961 से, हाँ 1961 से बताऊंगा। खैर आइसोटोप का जब कंसेप्ट डेवलप हो गया तो हमने यूनिट से नाम चेंज कर दिया, दैट इज यूनिफाइड मास। अब 1961 का कहानी ये है कि 1961 से हम लोग जो है रेफरेंस में ऑक्सीजन के बजाय, देखो ऑक्सीजन ने कई सारे होल नंबर दिए, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम था उसका मिक्स आइसोटोप कोई भी अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में रहता था, जिसके कारण कई सारे जो है फ्रैक्शन में भी वैल्यूज आए हैं, पॉइंट्स में वैल्यू आते थे। एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए आईयूपीएसी ने क्या किया, 1961 से C12 को एज ए रेफरेंस लिया गया। C12 अब ये क्या है? ये भी कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन आइसोटोप। इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। और खास बात ये है कि ये अकेले मींस एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली,
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और बहुत ही क्या है, बहुत ही स्टेबल है। इसको हमने रेफरेंस लिया। अब आप देखो इसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है। मान लो तुम्हारा प्रोटॉन का साइज कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा करके मान लो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 कुछ भी है, ठीक है। ये मेरे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो मैंने 1 यूनिट को डिफाइन किया 1/12 ऑफ C12, जो भी इसका मास है C12, इसको हमने 1 यूनिट डिफाइन किया। अब इससे क्या हो गया? इससे मतलब ये हो गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बेशक आपस में अलग अलग, इनका अगर वेट आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगा, बट इन सबका एवरेज वेट कंसीडर किया गया कि इसके अंदर सब का सब एक साइज के। और रीजन ये था, आप अगर देखोगे जितने भी एलिमेंट हैं सब में अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही मिलेगा। तो बस इजी हो गया हमें कैलकुलेट करना। इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, C12 एज ए रेफरेंस टू वेट एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये समझ में आया आपको? कितने हो गए? 4 8 12, ठीक, सबका एक मास। अब अगर मान लो कोई जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर अगर वेट करना हो, हाइड्रोजन का कितना वेट है, तो उसका क्या मिलेगा? 1 यूनिट। हीलियम है 2 यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसके अंदर कितने मिलेंगे? इसके अंदर अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म में बोलूं तो इनमें से एक ही मिलेगा ना, अगर मैं वैल्यू कंसीडर करूं। तो अगर किसी एक एलिमेंट में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा तो उसका वेट क्या होगा? 1 यूनिट। 1/12 का मतलब क्या है? जितना वेट है उसका 1/12 कर दो। तो अगर एक प्रोटॉन का जो वैल्यू रहेगा तो 1, 2 रहा तो 2। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से हमें होल नंबर में भी मिल गया ज्यादातर वेट, और इजी तरीका भी हो गया, थोड़ा स्टेबल चीज भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक मास को डिसाइड किया कि जो हमारा एटम है उसका वेट कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। बाकी हमें ये पता है कि एटम कोई भी है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो इजी वे से, बाकी सारे ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बताइएगा, आगे मैं समझा दूंगा। थैंक यू।